इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और ये कैसे काम करती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग, आधा लफ्ज़ तो आप लोगों को समझ आ गई है कि फास्टिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये टॉपिक है कि आप रोज़ा रख रहे हैं। इंटरमिटेंट का मतलब है इंटरवल के साथ। मैं इसकी टाइप्स एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बहुत टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसमें से आपको सिर्फ एक करनी चाहिए और बाकी नहीं करनी चाहिए। पहले वो सारी बताऊँगी जो नहीं करनी चाहिए। पहली आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग आ जाती है 5:2। 5:2 इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि हफ्ते में 2 ऐसे दिन हैं जिसमें आप 500 कैलोरी से ऊपर नहीं लेते और बाकी 5 दिन जो मर्ज़ी करते हैं, जितना मर्ज़ी खाते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं। इंतहाई गलत, क्योंकि इससे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो फ़ायदा अचीव करना चाह रहे होते हैं वो आपको फ़ायदा अचीव नहीं होता। और फ़ायदा आप क्या अचीव करना चाह रहे होते हैं? आप चाह रहे होते हैं आपका हाफजा तेज़ हो, आपके ब्लड शुगर कंट्रोल हो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल नीचे जाए, आपका वज़न नीचे जाए, आपकी नींद इंप्रूव हो, आपकी सेहत इंप्रूव हो। ये सारे फ़ायदे आपको इस रूटीन से अचीव नहीं होते। जब आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहते हैं तब अचीव होते हैं। दूसरा पैटर्न आपके पास होता है ऑल्टरनेट डे पैटर्न। ऑल्टरनेट डे पैटर्न का मतलब है कि एक दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। उसका मतलब ये है कि आपके पास सर्टेन घंटे हैं जिसमें आपने नहीं खाना, वो आपका विंडो पीरियड है, और सर्टेन घंटे हैं जो आपका ईटिंग पीरियड है, वो आपने खाना है। एक दिन आप ये करते हैं, एक दिन आप नहीं करते हैं, ये भी आपने नहीं करना है। और ये आपने इसलिए नहीं करना है कि आपको एक दिन जो फ़ायदा अचीव होगा, अगले दिन जब आप दूसरी रूटीन पे आ जाएंगे वो फ़ायदा चला जाएगा और आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे अगला आपके पास पैटर्न होता है वॉरियर पैटर्न। वॉरियर पैटर्न का मतलब ये है कि अगेन आपने 6 दिन जो है नई इंटरमिटेंट फास्ट अपनी नॉर्मल रूटीन रखी और फिर एक दिन 24 घंटे आपने बिल्कुल भी नहीं खाया। अगेन आपने ये नहीं करना, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स ऑफ 18 आवर्स 18 घंटे की कॉन्टीन्यूस डेली बेसिस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग चाहिए होती है उसके फ़ायदे उठाने से। अब आपने करना कौन सा है, जो मैं उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ जो आपके पास बिगिनर्स होते हैं, जो इस पैटर्न पर नए होते हैं, दैट इज़ 16:8। यानी डेली बेसिस पे रोज़ 16 घंटे आपके पास ऐसे होंगे जिसमें आपने कुछ नहीं खाना और 8 घंटे का आपके पास ईटिंग पीरियड होगा जो आपने खाना है। और जो 8 घंटे का आपका ईटिंग पीरियड होगा वो आपके पास इस तरह का नहीं होगा कि वो 8 घंटे का ईटिंग पीरियड आप रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक रखेंगे ना। आप रात को अपनी नींद पूरी करेंगे और रात को आप खाते भी रहेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। वो ईटिंग पीरियड आपने डे के आवर्स में रखना है और उसके बाद रात का आपका पीरियड होगा जो आप नहीं करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी पॉपुलर क्यों है? मैं इसको अक्सर अंग्रेज़ों का रोज़ा कहती हूँ। इससे आपको वही फ़ायदे अचीव होते हैं जो आपको रोज़े से अचीव होते हैं। जैसे कहते हैं ना, रोज़ा डायबिटीज़ का भी इलाज है, शुगर का भी इलाज है, मोटापे का भी इलाज है, इम्यूनिटी भी इंप्रूव करता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी अल्टीमेटली आपको सारे बेनिफिट्स अचीव होते हैं। अच्छा, ये जो फास्टिंग है इसके सेहत पर क्या असर होता है कि इसकी मतलब कितनी फ़ायदेमंद है? मैं आपको सबसे खूबसूरत इसका असर आपकी सेहत पे बताती हूँ। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में एक मैकेनिज्म डाला हुआ है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है अपने आप को खा जाना। हमारी बॉडी के सेल्स और हमारी बॉडी की प्रोटीन्स जब जिस्म के लिए खुद ही जहरीले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं तो वो अपनी ऑटोफेजी स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को डीनेचर करना। यानी जो प्रोटीन्स ख़राब हुई हैं, डीनेचर हुई हैं, वो अपने आप को जिस्म से निकालना शुरू कर देती हैं। इसमें बहुत हद तक जहरीली प्रोटीन्स भी शामिल हैं। इसमें ऐसी प्रोटीन्स भी शामिल हैं जो अगर जिस्म से खारिज नहीं होंगी अपने आप को खा के तो वो कैंसर भी कर सकती हैं। इसमें ऐसी प्रोटीन्स भी शामिल हैं जो आपके जिस्म में जो है प्लाक बना के इवन कि आपको एल्जाइमर्स डिजीज़ कर सकती हैं। इसमें ऐसी प्रोटीन्स भी शामिल हैं आपके पास जो आपके जिस्म में दूसरी सोजिश करने वाली बीमारियां कर सकती हैं। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से आपके जिस्म का ये रिपेयर और रीजनरेशन प्रोसेस स्लो हो गया है तो फास्टिंग करके आप इसको तेज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि जिस्म से सारे जहरीले मादे और ये जहरीली प्रोटीन्स खारिज होना शुरू हो जाती हैं, अपने आप को ईट करना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा इसका मेरा बहुत फेवरेट फ़ायदा ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके जिस्म में एक केमिकल बनाती है BDNF, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर आपका लर्निंग, आपका मेमोरी, आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपका हाफजा, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। इवन कि आपकी स्लीप इम्प्रूव करता है। अक्सर हमारे पास स्लीप इम्प्रूव करने के लिए जो खाने दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके BDNF बनाते हैं, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बनाते हैं, तो वो स्लीप इम्प्रूव करते हैं। ये चीज़ आप फास्टिंग से अचीव कर सकते हैं। फास्टिंग का एक और मेरा बहुत फेवरेट फ़ायदा आपके पास ये है, जिस वजह से ब्लड शुगर्स भी आपके पास कंट्रोल होते हैं, वो ये होता है कि फास्टिंग आपकी गट लाइनिंग में, गट सेल्स में एक फैटी एसिड बनाती है जिसको ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटायरेट कहा जाता है। ब्यूटायरेट आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी अगर आपकी आंतों में गंदा बैक्टीरिया ज़्यादा है, आपको डिस्बायोसिस है, उसको भी रिस्टोर करने में हेल्प करता है। और ब्यूटायरेट आपके ब्लड शुगर लेवल्स की खूबसूरत तरीके से रेगुलेशन करता है, नेचुरल बेसिस पे रेगुलेशन करता है। आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल में ये काम आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, बहुत सारे नौजवानों के जहन में होगा कि ये जो फास्टिंग है इसका अल्सर में क्या फ़ायदा है? अगर स्टमक अल्सर है वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाता है या स्टमक की सोजिश है
ये आजकल बहुत रूटीन की डिजीज़ है, तो इसका फास्टिंग से कोई ताल्लुक, मतलब इससे बेहतरी आ सकती है? अच्छा, दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। अल्सर में एक कैटेगरी में बेहतरी आ सकती है और एक कैटेगरी में बेहतरी नहीं आ सकती है। आपके पास वो अल्सर जो एसिड रिफ्लक्स के साथ एसोसिएटेड है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं आपके पास GERD के और एसिड रिफ्लक्स के, जिनको थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है। अदरवाइज जो बाकी काइंड्स ऑफ अल्सर हैं, अल्सर क्या है? अल्सर सोजिश की टाइप है ना। अल्सर किसको कहते हैं? सोजिश शुरू हुई, चोट लगी, इन्फ्लेमेशन हुई, तो हर तरह की सोजिश, हर तरह की डायबिटीज़ और मोटापा भी इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये बीमारी की जिस कैटेगरी में आती है, इन्फ्लेमेशन में आती हैं, तो हर तरह की इन्फ्लेमेशन और हर तरह की सोजिश के लिए फास्टिंग बेहतरीन है। वो आपके सेल्स को रिपेयर करने में ही हेल्प करेगी, उसको रीजनरेट करने में ही हेल्प करेगी, तो इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। अच्छा, इस फास्टिंग से कितनी जल्दी फ़र्क पड़ता है जिस्म का, मतलब वज़न कितना कम हो सकता है? अच्छा, ये भी अगेन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब देखिए, अगर आपकी बॉडी में, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जिस तरह आपका बेड़ा अगर 1 महीने में नहीं हुआ, तो उस तरह आपका बेड़ा सुधरेगा भी 1 महीने में नहीं, ठीक है? बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट टाइम लगता है। अब स्पेशली जब लोगों ने 35-40 क्रॉस कर लिया होता है, बुढ़े होते हैं बेचारे मेरी तरह, तो होता ये है कि आपकी बॉडी का जो रिपेयर और रीजनरेशन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो गया होता है। और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो, बॉडी ना ऐसा नहीं करेगी कि बॉडी बड़ी समझदार है, वो हमारे जैसी नहीं है, उसको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होती हैं। उसको पता है कि पहले मुझे ये चीज़ अचीव करनी चाहिए, उसके बाद मुझे ये अचीव करनी चाहिए। वो ये नहीं करेगी कि पहले आईफोन खरीद लेगी और सर ढकने के लिए छत ना हो, वो पहले घर खरीदेगी, उसके बाद वो जाके आईफोन खरीदेगी। बॉडी समझदार है, हमारी तरह नहीं है। सो द थिंग इज़ दैट कि आपकी बॉडी पहले आपकी जितने जितने ऑर्गन्स में डैमेज हुआ हुआ है, जितने जितने ऑर्गन्स में आपके पास प्रॉब्लम है, उनको कोनों कोनों पे जाकर रिपेयर करना स्टार्ट करेगी। और जब वो रिपेयर और रीजनरेशन हो जाएगी ओवर अ कपल ऑफ मंथ्स, अगर डैमेज ज़्यादा है, फिर आपका वेट लूज़ होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसका थोड़ा और आंसर देना चाहूँगी, इसलिए कि अगर वो सारी ख़वातीन, ख़ास करके वो सारी ख़वातीन जिन पर पहले 3 से 6 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग असर नहीं करती, लेकिन आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, आपकी नींद अच्छी हो गई है, आपका स्ट्रेस कम हो गया, आपका हाफजा अच्छा हो गया, दिल छोटा ना करें, फास्टिंग वर्क कर रही है। एक्चुअली पहले वो अपनी बॉडी का जो सारा डैमेज है वो पूरा कर रही है, कुछ महीनों बाद आपका वेट लॉस भी स्टार्ट होगा। अब ये सवाल जो है, ये मैं अपने आबाओ अजदाद के लिए, अपने वालिदैन के हवाले से पूछना चाहूँगा। बहुत सारे हैं जिनको डायबिटीज़ का मसला है, उनके लिए जो फास्टिंग है ये वाली, तो ये कितना फ़ायदा मंद है और किस तरह करनी चाहिए? पूरे दिन की रूटीन क्या होनी चाहिए? डॉक्टर साहब आप बता दें, आज बेचारे बड़े परेशान हैं डॉक्टरों के पास जा जाकर। इसका भी मैं थोड़ा डिटेल में आंसर देना चाहूँगी। अच्छा, डायबिटीज़ 3 टाइप की होती है। एक, मतलब 3 ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ होती हैं। एक जो डाइट कंट्रोल पे हो, दूसरा जो आपके पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहे होते हैं, ग्लूकोफेज वगैरह, और तीसरा आपके पास जो इंसुलिन पे होते हैं, ठीक है? जितने भी लोग इंसुलिन पे हैं और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे हैं, आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद फास्टिंग नहीं करनी है। अच्छा। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जैन, जो डायबिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी ना, उनको ब्लड शुगर ऊपर नीचे जा सकते हैं। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहे हैं, मैं रोज़ उनके ब्लड शुगर लेवल सुबह मैसेज में अपने पास मंगवाती हूँ, देखती हूँ, फिर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैं उनकी इंसुलिन डोज एडजस्ट करती हूँ, उनके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक डोज एडजस्ट करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है 3-4 महीने में छूट भी जाती है।